तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो जय हिंद गाइस आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आ चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। की कहानी जैसा कि आपने टीजर देखा, कई बार क्राइम रिपोर्टिंग में ऐसे ऐसे केस कवर करने पड़े जिसको अब सोचता हूँ तो हंसी भी आती है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी भी है। और उस वक्त जो हालात बनते हैं, असल में क्राइम रिपोर्टर के साथ कहानी सुनाऊं उससे पहले चलिए हम लोग अपनी सोच बताते हैं आपको। आम नॉर्मल जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अचानक फ़ोन की घंटी बजी, कहीं कोई इंसिडेंट हो गया, कहीं ब्लास्ट हो गया, कहीं कत्ल हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं कोई और बड़ा क्राइम हो गया, तो उसी पल आप भागते हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है कि आप भागें, स्पॉट पे जाएं, सबसे पहले वो स्टोरी आप ब्रेक करें, सबसे पहले उसकी अपडेट दें, सबसे पहले उसकी जानकारी दें, इनसाइड स्टोरी क्या है वो बताएं। एक क्राइम रिपोर्टर का काम यही है कि वो सारे फैक्ट, सारी चीज़ें न सिर्फ बताए बल्कि दूसरों से पहले बताए। तो हमारे पेशे में ये बड़ा रहता है कि कौन बाजी मारता है, कौन ब्रेक करता है, कौन खबर में आगे है। उसकी एक वजह ये भी है कि एक तो आपको आगे रहना है, वरना फिर आप किस बात के रिपोर्टर। दूसरा एक और भी सच ये है कि फिर आपको अपने बॉसेस का भी सामना करना है। तो फिर बॉसेस भी कहेंगे क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं है, खबर ही नहीं है, वो देखो उस चैनल पे क्या चल रहा है, वहाँ पे वो रिपोर्टर क्या बता रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ देखनी होती है। आपका पूरा फोकस खबर पे भी है, आपको स्पॉट पे भी पहुँचना है, आपको सच्चाई भी लानी है, आपके विजुअल भी मिस नहीं होने चाहिए। टीवी के साथ एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि अगर आप थोड़ा सा लेट हुए, मिस कर गए, तो आप पूरा क्राइम सीन मिस कर जाते हैं। सपोज़ अगर कहीं डबल मर्डर हुआ और आप लेट पहुँचे, मालूम हुआ कि पूरा सीन ही धुल गया है, तो आप दिखाएंगे क्या। टीवी की अपनी एक प्रॉब्लम होती है कि ये विजुअल मीडियम है, तो आपको यहाँ विजुअल भी कुछ दिखाना पड़ता है। तो अगर भीड़ नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप क्या दिखाएंगे। तो आपको वो भी देखना है, वक्त पे पहुँचना है, वक्त पे खबर भी निकालना है, और साथ में फिर आपको अपना दिमाग भी अप्लाई करना है कि कब कैसे कहाँ क्या चीज़ मिलेगी, अलग क्या जानकारी मिलेगी, बाकी चैनल से आप अलग कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये एक लगातार आप दबाव में, तनाव में, प्रेशर में रहते हैं किसी भी एक स्टोरी को लेकर। तो हर दिन ऐसा होता है क्राइम रिपोर्टर के साथ जब हम इन्हीं चीज़ों से जूझते हैं, सुबह से लेकर रात तक। रात को भी होता है कि आप फ़ोन साइलेंट करके नहीं सो सकते, क्या पता कब कहाँ से किसका फ़ोन आ जाए, कौन सा इंसिडेंट हो जाए, किसी सोर्स का आ जाए, कोई बड़ी चीज़ हो जाए। तो आप 24 घंटे एक तरह से, जैसे पुलिस वाले ड्यूटी पे होते हैं, क्राइम रिपोर्टर भी ठीक 24 घंटे उसी तरह से ड्यूटी पर होता है। चाहे उसका ऑफ हो, चाहे रात का वक्त हो, चाहे सुबह हो, आपकी नज़र हमेशा खबर पर होनी चाहिए। और क्राइम के साथ दिक्कत यह है कि क्रिमिनल कभी आपसे पूछ के क्राइम नहीं करता है, वो अपने हिसाब से चलता है और आपको उसी हिसाब से रेडी रहना पड़ता है। लेकिन कई बार, वापस आता हूँ कहानी पे, ऐसी स्टोरीज़ आपको कवर करनी पड़ती है जो उस वक्त तो लगता है कि पता नहीं क्या, क्योंकि तब तक पूरी तरह से सच्चाई आपको पता नहीं होती। लेकिन जब बाद में आपको लगता है कि अरे ये क्या था, तो ख़ुद पे भी हंसी आती है, अपनी बेवकूफ़ी पे भी हंसी आती है, और मतलब कुल मिलाकर ये लगता है कि क्या किया। ऐसे कुछ इंसिडेंट मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कवर किए जिसका आज भी कोई नतीजा नहीं है। आज तक ज्वाइन किए हुए मुझे मुश्किल से 1.5 साल हुआ था। ये मई 2001 की बात है, और तब तक ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था क्राइम की दुनिया में। क्राइम रिपोर्टर की भी खुशी होती है कि वो क्राइम की चीज़ें जो हो, इंसिडेंट हो, उसको कवर करे, सीरियसनेस के साथ करे, तो लगता है कि हाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन कुछ ऐसी खबरें जिसमें सिर्फ तमाशा टाइप की चीज़ें हों, तो बाद में लोग भी हंसते हैं, आप जैसे लोग भी कमेंट्स भी मारते हैं। खैर उस वक्त सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, वरना तो पता नहीं क्या होता। लेकिन ये जो इंसिडेंट है टीवी में, शायद ये मेरा पहला था जिसको अभी सोचकर मेरे चेहरे पे हंसी आ रही है। ये था दिल्ली के मंकी मैन की कहानी। मई 14 या 15 मई की बात है ये, 2001। एक संडे टाइम्स अखबार दिल्ली से छपता है, इवनिंगर है ये, और इसमें ज़्यादातर क्राइम की खबरें होती हैं। तो उसमें एक खबर छपी कि दिल्ली में मंकी मैन ने 3 लोगों पे हमला किया। अभी पहली बार, मतलब एक तरफ मंकी और दूसरी तरफ मैन, समझ ही में नहीं आया, तो बड़ा लाइटली लिया गया। एक आध 2 दिन बीता, फिर संडे टाइम्स में और कुछ अखबारों ने और ख़बर छापी। फिर उसके बाद अचानक दिल्ली के, ख़ासतौर पे सेंट्रल दिल्ली के अलग अलग इलाकों से और यमुना पार के इलाकों से, दिल्ली के 2 हिस्से हैं, एक यमुना पार, एक यमुना आर, तो
लोगों की खबरें आने लगी कि रात को लोग सो रहे थे और किसी रहस्यमयी मंकी मैन ने हमला कर दिया। 2, 4, 5 दिन अफवाहें चली, लगा कि ऐसे ही लोगों का वहम है, अंधेरे में पता नहीं कोई बदमाशी कर रहा है, कोई शरारत कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ती गई, इलाके बढ़ते गए। अब पुरानी दिल्ली से लेके फिर इधर ईस्ट दिल्ली तक पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक मामला पहुंच गया, कुछ साउथ दिल्ली से खबरें आने शुरू हो गई। और सारी खबरें क्या थी कि रात का वक्त और कोई मंकी माइंड टाइप का आदमी हमला कर रहा। अब सवाल ये पूछा गया, जब थोड़ा लगा कि यार इतनी खबरें छप रही, इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है, तो ये मंकी मैन है क्या? तो कुछ अपने आप को दावा करने वाले की विटनेस चश्मदीद जिन्होंने रात को देखा, उन्होंने फिर बयान देना शुरू किया। कुछ के बयान जो थे कुल मिला के वो ये थे कि एक 8 फीट के करीब लंबा, उसके पूरे बदन पे बाल काले लंबे लंबे, आंखें बिल्कुल आग की तरह लाल, लेकिन सर पे हेलमेट पहने हुआ, सिर्फ चेहरा थोड़ा सा और आंखें दिख रही। और उसके बदन पे कुछ कपड़े थे जिसमें सिर्फ 3 बटन। कुछ ने कहा कि नहीं वो करीब 5 फीट लंबा, नाखून बड़े बड़े, चेहरा काला और शक्ल बंदर जैसी। तो इसी टाइप के लोगों के बयान आने शुरू हुए और यही 2 बयान थे जो बाकी इलाके अलग हों लेकिन बयान एक जैसे। तो अब ये हुआ कि उसके बाद घायलों की तादाद आने लगी कि रात को वो सो रहा था, अचानक हमला कर दिया। उसके बदन पे वाकई खरोच वरोच के निशान, चेहरे पे खरोच के निशान, हॉस्पिटल में। तो अब आप उस शख्स को कैसे आप इनकार कर देंगे जो एक ज़ख्मी है, खरोच के निशान है, और निशान भी ऐसे जो वाकई लग रहा है कि आदमी नहीं किसी जानवर के हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये 4, 5, 6 दिन तक चलता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे ये अखबारों में खबरें आनी शुरू हुई और एक तरह से मंकी मैन दिल्ली में अचानक मशहूर हो गया। अब जब ये हुआ तो मुझे याद है कि मई 15 के बाद की कोई तारीख थी, एग्जैक्ट डेट याद नहीं। मैं दफ्तर में बैठा हुआ था वीडियोकॉन टावर में, तब आज तक का दफ्तर हुआ करता था, अब तो फिल्म सिटी नोएडा आ गया है। तो अचानक मीटिंग थी असाइनमेंट की। तो मीटिंग में हर एक जो रिपोर्टर होता है और ब्यूरो अलग अलग, वो अपने अपनी स्टोरीज आइडिया देते हैं और बताते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो मॉर्निंग मीटिंग थी, 9:30 पे मीटिंग हुआ करती थी। तो उस मीटिंग में सबने अपने अपने आइडिया दिए, जो मुझे था वो भी मैंने बताया। मंकी मैन के बारे में मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। तभी एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली में इतना बड़ा ये सब कुछ हो रहा है, ये तो तुम्हारे आइडिया में नहीं, इस पर कुछ क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा ये मंकी मैन की जो स्टोरी है। मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, क्योंकि एक तो नाम मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था, एक मंकी फिर मैन। और मैंने कहा कि इसमें करूं क्या, क्योंकि उससे 1-2 दिन पहले जब ये बात हो रही थी तो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था। उस वक्त हर रिपोर्टर आमतौर पे कुछ घंटे पुलिस हेडक्वार्टर में ज़रूर बिताता था ताकि अपने सोर्सेज से मिले। तो हम लोग भी बैठते थे और ऐसे ही कुछ अपने जो पुलिस वाले थे उनसे पूछते थे कि ये क्या है मंकी मैन। तो उन्होंने कहा था हाँ कुछ जगहों से शिकायत आई, तो रात को हमने कहा PCR वाले थोड़ा घूम के आ जाओ। अब वो भी हंसने लगे। तो उनकी हंसी ही हमारे सवालों का जवाब दे गई कि मतलब ये भी सीरियस नहीं ले रहे और ये भी समझ रहे हैं कि ऐसी ही है। तो फिर हम लोगों ने भी नहीं लिया। तो अभी असाइनमेंट मीटिंग में बात हुई तो मैंने कहा कि ये कुछ है ही नहीं, लोगों का वहम है, अफवाह है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, इतने सारे लोग इंजर्ड हो गए, अखबारों में खबरें छप रही हैं डेली, और दिल्ली के कई हिस्से से अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, इस पर करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उस दिन इधर उधर गए, कुछ आई विटनेस को पकड़ा, कुछ जो ज़ख्मी थे उनसे बातचीत की, बट वो बातचीत से भी लगा था कि जो बोल रहा है उसे भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कन्विंस नहीं कर पाया। और मेरे जहन में ये पहले से था, हालांकि वो भी गलत है कि आप पहले से मत फाइनल सोच लीजिए कि यही हो सकता है, बट शायद उस वक्त नया नया टीवी में आया था और मुझे लगा कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है। तो मैं उसको बहुत सीरियसली और सीरियसनेस के साथ नहीं कर रहा था, मैं उसको एक बहुत लाइटली उसमें ले रहा था। लेकिन अब ऑफिस से कहा गया तो मैंने कहा चलो। मैं गया, कुछ लोगों से मिला, कुछ विक्टिम से मिला, कुछ विटनेस से मिला जो दावा कर रहे थे कि मैंने देखा 8 फीट 4 फीट इस तरह के। फिर भी मुझे लगा कि ये सब बकवास है, लेकिन एक रिपोर्ट आके बनानी थी तो बैलेंस रिपोर्ट एक आकर बना दी, बात आई गई हो गई। 1-2 चैनल ने और कर दिया, क्योंकि अब ये होता है कि एक रिपोर्टर अगर कोई स्टोरी कर रहा तो हम जितने भी चैनल वाले हैं वो बेशक आपस में चैनल की TRP और बाकी चीज़ों को लेके कुछ भी लड़ाई या झगड़ा हो, जो फील्ड में रिपोर्टर होते हैं वो सारे एक होते हैं, क्योंकि आप दिन भर उन्हीं के साथ एक ही स्पॉट पे होते हो, आप घर से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हो। तो फील्ड में रिपोर्टर में आमतौर पर कभी भी लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि हाँ यार बड़ी स्टोरी कौन करेगा पहले, कौन ब्रेक करेगा, और फिर आपस में सब उसी तरह गप्पे मारते बातें करते हैं।
तो ये स्टोरी भी 1-2 चैनल ने, 3 चैनल ने कर डाला। तो जब चैनल पे चला तो लोगों ने देखा। अब वहाँ से ये स्टोरी और ज़्यादा आगे बढ़ गई। अब युवा कि नहीं, मंकी मैन तो है, क्योंकि अब तक अखबार था, लेकिन अब तो टीवी पे भी आने लगा। अब शायद ये चीज़ लोगों के जहन में घुस गई। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक 2-3 दिनों में ऐसे इंसिडेंट की बाढ़ सी आ गई। दिल्ली के हर इलाके में हमला हुआ, ये हुआ, रात को। अच्छा, मई का महीना, गर्मी, आमतौर पे लोग छत पे भी सोते हैं, आंगन में सोते हैं। तो लोगों की इस तरह से खबरें आनी शुरू हुई। अब अचानक लगा कि दिल्ली में मंकी मैन के अलावा कुछ है ही नहीं। दिल्ली पुलिस भी अब सीरियस हो गई। दिल्ली पुलिस ने अपने हर थाने में अलर्ट कर दिया, जहाँ जहाँ ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे थे, कि आप अब PCR सिर्फ नहीं, गश्त पे जाइए, लोगों के सावधान रहिए, डंडा लेके चलिए। उधर लोगों में दहशत इतनी आ गई, टीवी और अखबार और ये सारी चीज़ें सुन कर, कि अब लोग अपने अपने मोहल्ले में पहरा देने लगे, छतों पे लोग जागने लगे। इस दौरान में कुछ लोग जिनको ये लगा कि मंकी मैन हमला कर रहा है, वो छत से कूद गए। 3-4 ऐसे और उसमें सीरियस इंजर्ड हुए, हॉस्पिटल गए। फिर कुछ रिपोर्ट आ गई कि 2 से 3 लोगों की मौत हो गई इसी घबराहट में। मंकी मैन से बचने के लिए वो कूद गए, भाग गए, फांद गए। अब मामला बड़ा और सीरियस होता जा रहा था डेली। अब मतलब ये था कि न्यूज़ चैनल और अखबार, मंकी मैन फ्रंट पेज, टीवी पे हेडलाइन। रहस्यमय कहानी थी, लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा था। तो जिस कहानी को मैं शुरू में हंस रहा था, मैं कह रहा था कि इसको कवर करने लायक नहीं है, कवर भी किया तो मैं पूरी तरह से कन्विंस होकर नहीं कर रहा था। 1 हफ्ते के बाद टीवी पे ये खबर आने के बाद अब ये था कि इससे बड़ी कोई खबर नहीं है, और दिल्ली में बस इस वक्त कोई अगर है आतंक तो वो मंकी मैन है। इसके बाद यहाँ से अब देखिए कि टीवी कहाँ से कहाँ जाता है। मीटिंग बुलाई गई 1 हफ्ते के बाद, जब ये बहुत सारे केसेस एक साथ हो गए कि एक दिन में अलग अलग दिल्ली के इलाके से 20-25 जगह पे मंकी मैन को देखे जाना, उनका हमला, और अब 2-3, 4, 5 पर डे इंजर्ड होकर हॉस्पिटल भी आ रहे हैं। अजीब अजीब खरोच के निशान, किसी का मुंह ऊंचा हुआ, किसी के बदन पे जख्म के निशान। तो लग गया कि ये तो कुछ है। उस वक्त कहीं भी हुआ कि ये कोई दुश्मन है, फिर आया कि कोई शरारत कर रहा है, फिर आया कि कोई क्रिमिनल है। लेकिन पुलिस के भी हाथ पैर वैसे ही सुन कि ये हो क्या रहा अचानक दिल्ली में, और कोई सबूत, कोई क्लू मिल नहीं रहा, ना मंकी मैन हाथ आ रहा है। तो एक ऑफिस में मीटिंग हुई। उसके बाद ये हुआ कि लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं, और अब रात को लोग जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, और एक इलाके में नहीं, कम से कम 30-40 अलग अलग इलाकों में पूरी रात। सबसे ज़्यादा जहाँ पे ये दहशत थी, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली का इलाका हो, पुरानी दिल्ली जिसमें, चाहे ट्रांस यमुना हो। तो हमारे एक मीटिंग हुई, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि अपने करियर में शायद ये पहली ऐसी स्टोरी थी। और करीब 12 या 14 रिपोर्टर की एक टीम बनाई गई। शाम के वक्त में बॉस ने मीटिंग बुलाई। उदय शंकर तब हमारे बॉस हुआ करते थे, जो बाद में स्टार के CEO बने, फिर डिज्नी। और तो ये हुआ कि लोग डरे हुए हैं। जिन जिन इलाकों में ये दहशत है, उन्होंने इलाकों को आप लिस्ट बनाओ, कौन कौन से इलाके हैं। दिल्ली पुलिस से पूछकर मैंने लिस्ट बनाई। मैंने बताया ये एरिया है। तो जो एरिया हमने चुना वो करीब 15 एरिया थे। तो उसमें 10-12 रिपोर्टर थे। बाकी कुछ स्ट्रिंगर जो पार्ट टाइम के होते हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया, और कहा गया कि ये 15 की 15 टीम पूरी रात इन इलाकों में जाएगी और लाइव सारी चीज़ें कैप्चर करेगी। आज भी मुझे याद है, तब मोबाइल फ़ोन बड़ा महंगा हुआ करता था, इनकमिंग या आउटगोइंग 25 रुपये पर मिनट था। तो हम लोगों को एक वॉकी टॉकी दिया जाता था। जब आप शूट पे जाते थे तो वॉकी टॉकी से एक रिपोर्टर, कैमरामैन, ड्राइवर या ऑफिस में बात करना हो तो उस रात हर एक को एक वॉकी टॉकी दिया गया, कैमरामैन को, रिपोर्टर को, और सबके लोकेशन फिक्स किए गए कि कौन कहाँ रहेगा। कुछ नोएडा में, कुछ ट्रांस यमुना, कुछ पुरानी दिल्ली, कुछ साउथ दिल्ली, कुछ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और पूरी रात घूमना है और हर चीज़ को कैमरे में कैद करना है। तय हुआ, शाम हुई, 7 बजे सारी टीम रवाना हुई ऑफिस से। 15 रिपोर्टर की फ़ौज। ये तो मैं अपने चैनल की बात बता रहा हूँ, बाकी चैनल ने भी फिर सब कुछ अगले दिन यही किया था। अब उसमें एक मैं भी था। तो पहुँचा, पहले मैं नोएडा गया, फिर ये मयूर विहार का पूरा इलाका, और उधर सेलमपुर और ट्रांस यमुना, उधर मेरी ड्यूटी थी, चूँकि खुद ही लोकेशन तय किया था। अब वहाँ गलियों में घूम रहा हूँ। उसके बाद अब ये है कि नहीं, हमला छत पे होता है,
तो ना मालूम उस रात मैंने कितनी छतें लांघी होंगी, कितने घरों की। और आपको बाकायदा ये भी बताया गया था, ब्रीफ किया गया था कि आप कब कहाँ कितने बजे हैं। जो आप बोलेंगे टीवी पे लाइव पीटीसी, या आप लाइव रहेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, तो आप घड़ी का टाइम ज़रूर बताएंगे, बल्कि कैमरामैन से कहेंगे घड़ी में टाइम भी दिखाओ, ताकि लगे भी कि हाँ, ये अगर मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त रात के 3 बजे हैं और मैं यहाँ हूँ, तो 3 बजे बजना चाहिए। अब हम सभी छत पे इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ कोई मंकी मैन, कहाँ कोई मिलता है, कोई नहीं। लोगों के लिए भी पिकनिक हो गया, कैमरा है, तो जो लोग छत पे नहीं सोते थे वो उस दिन वो भी छत पे सो रहे हैं। और हम सब वॉकी टॉकी से एक दूसरे रिपोर्टर से दूर दूर सब जगह से बात भी कर रहे हैं। तुम्हें कोई मंकी मैन मिला भैया? वो कहता था नहीं, हमें मिला नहीं, उसे मिला नहीं। पूरी रात जागी, रात जगा रही। सुबह पहुंचते हैं, 15 के 15 रिपोर्टर के सारे विजुअल निकलते हैं, सबकी जो बाइट थी, लोगों के डर दहशत, कैमरे में जो कुछ कैद हुआ, वो सुबह से लेके फिर रात तक लगातार चैनल पे चलता है। और निचोड़ ये निकलता है कि किसी भी कैमरे में कोई भी मंकी या मंकी मैन कैद नहीं हुआ। तो फिर क्या था? फिर अगले दिन कुछ और चैनल ने किया। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि 5 से 2-3 हमले हुए, फिर 1 हुआ। पुलिस ने भी पूरी अपनी ताकत लगा दी कि ये मंकी मैन कौन है जिसने रात की नींद उड़ा दी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भी ड्यूटी रात को लगा दी गई थी। लेकिन अब पूरी दिल्ली क्या, गाज़ियाबाद और यूपी का कुछ हिस्सा, कहीं से भी कोई मंकी मैन नहीं मिला। वक्त बीता, 2-4-15 दिन और बीते, धीरे धीरे मंकी मैन अपने आप मर गया, क्योंकि इसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुए। और इत्तेफाक की बात है कि मुझे याद है जून या जुलाई थी, बारिश भी होनी शुरू हो गई, तो लोगों ने छत पे सोना छोड़ दिया। तो शायद एक वजह ये भी है कि जब वो अंदर आ गए तो फिर उनका डर भी कम हो गया। लेकिन कुल मिलाकर जिसके लिए इतना तामझाम सब कुछ किया, वो मंकी मैन न किसी कैमरे में कैद हुआ, न किसी रिपोर्टर ने अपनी आंखों से देखा। कुछ चश्मदीद थे जिनके दावे पे कितना यकीन करें ना करें ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मंकी मैन जिस तेज़ी से आया उसी तेज़ी से अपने आप लापता हो गया। ये एक पूरा इंसिडेंट था जिसे हम लोगों ने कवर किया, जिससे सोच के आज भी हंसी आती है। लेकिन फिर ये अकेला नहीं था, इसके बाद बीच में एक अचानक आया मुंह नोचवा करके दिल्ली और आसपास में, कि कोई रात को आता है और वो मुंह नोच के लोगों का चला जाता है। उस पर भी कई दिनों तक बड़ी पहरेदारी हुई, कवरेज हुई, वो भी कभी नहीं मिला। फिर आपको याद होगा बाद में एक आया चोटी कटवा, जो दिल्ली के अलावा हरियाणा, गुड़गांव और सब जगह, कि अकेली लड़की या महिला कोई होती और कोई चोटी पीछे से उसके बाल काट के चला जाता। ये काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन उसका भी कभी कोई सबूत नहीं मिला। ये नहीं पता चला कि कौन था, क्यों करता था। तो कुल मिला के ऐसे इंसिडेंट, ऐसी चीज़ें अपने करियर में बहुत बार होती हैं, जब कोई ऐसी चीज़ आती है जो कायदे से, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में है या उनके वहम में है, और वो चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर मीडिया को भी उसमें कूदना पड़ता है। अखबारों में फिर वो हेडलाइन बनती है, अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती हैं, टीवी पे बाकायदा दिखाया जाता है। जैसे मैंने कहा 15-15 रिपोर्टर की फ़ौज तैयार कर दी जाती है। पूरी रात आपको जाग कर पकड़ना पड़ता है, उन्हें ढूंढना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है। तो ये तो मैंने 2-3 वानगी आपको बताई। ऐसी ना मालूम कितनी कहानियाँ हैं जिनका कोई सर पैर कभी नहीं रहा, लेकिन हर एक ने कवर किया। उस वक्त चूँकि हालात ऐसे थे, और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी। अब या तो बड़ी खबर थी या बड़ी खबर बनाई गई, जो भी कहिए, लेकिन वो चीज़ें हुई जो चीज़ें कभी थी ही नहीं। तो ये भी एक हम लोगों के पेशे का हिस्सा है कि कई बार वो चीज़ें करनी पड़ती है जिस पे हम खुद बिलीव नहीं करते, मानते नहीं हैं, लेकिन लोगों के आगे फिर आप बेबस हैं कि जब वो एक साथ खड़े हो जाएं, पुलिस स्टेशन में जाके धरना प्रदर्शन करने लगें, रात रात भर पहरा देने लगे, सोए नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो फिर आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, आपको उनकी रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। यही जर्नलिज़म में कई बार होता है, करना पड़ता है। तो ये इंसिडेंट मुझे याद आया, बहुत पहले आप में से किसी ने मंकी मैन और इसकी कहानी की फरमाइश भी की थी, तो मैं इसको इसलिए टाल रहा था कि मुझे लगा कि सुनाऊं क्या, मतलब हम लोग अपनी मस्खरी सुनाऊं, कॉमेडी सुनाऊं, क्या सुनाऊं, क्योंकि जो हकीकत नहीं है वो नहीं है। लेकिन कई बार इस तरह की चीज़ें सामने पेश कर दी जाती हैं कि आप लाचार मजबूर हो जाते हैं। तो अपने करियर में हम लोगों ने ये सब भी किया है। ये है कि इसको सोच कर अब इतने सालों बाद गुस्सा तो नहीं, हंसी आती है कि हमने क्या क्या कर डाला। तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।
तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और गाइज़ आपको मैं बता दूँ कि अपने यहाँ पे अपने इस चैनल पे केवल और केवल इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही आपको सुनने को मिलती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ छांट करके केवल सर्चिंग जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल और डिमांडिंग होती है उन्हीं को यहाँ पर छांट करके लेके आता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो क्या यहाँ पर बिल्कुल बने रहें, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।